आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और ये व्याख्या के साथ होंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, होमगार्ड भर्ती परीक्षा लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे और बिल्कुल बारीकी के साथ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर पेज के रूप में है, मैं प्रत्येक पेज को पीडीएफ के रूप में बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये फेसबुक पे आप फॉलो कर लीजिएगा, चंद्रा स्टडी पॉइंट सर्च करके वहाँ पे ये आप डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। और चलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो उत्तर क्या होगा? पृथ्वी का आकार चपटा गोलाभ है। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह ध्रुवों यानी उत्तर और दक्षिण पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, जिससे भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल अधिक लगता है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो उत्तर क्या होगा? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा थोड़ी अंडाकार होने के कारण यह दूरी वर्ष भर में थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि दूरी जो है वर्ष भर में कम ज़्यादा होती रहती है, तो क्यों होती है? तो पृथ्वी की कक्षा थोड़ी अंडाकार होने के कारण यह दूरी जो है वर्ष भर थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, और इसे जो है एक खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या होगा। सूर्य यानी जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो उत्तर क्या होगा? 365 दिन 6 घंटे। क्लियर हो गया? 365 दिन 6 घंटे। और यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं, तो इसको भी देख लीजिए। क्या होगा? इन्हीं 6 घंटों के कारण हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। 6 घंटे 12 घंटे, 12 6 18 घंटे और 18 और 6 24 घंटे, तो एक दिन बढ़ जाता है। वह दिन जो हो जाता है वह लीप ईयर 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परिभ्रमण। तो रोटेशन जो होता है, इसकी परिभाषा भी यहाँ पर देख लीजिए। तो जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष एक्सिस पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी अपने जो अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसे परिभ्रमण कहा जाता है। परिभ्रमण कहा जाता है। क्लियर है? रोटेशन बोलते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, तो इसका परिणाम भी जान लीजिए कि रोटेशन के वजह से क्या क्या होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परिभ्रमण से क्या क्या होता है। तो परिभ्रमण के जो परिणाम हैं वो दिन और रात का होना परिभ्रमण के कारण होता है। समय का निर्धारण यह परिभ्रमण के कारण होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। परिक्रमण क्या है? तो परिक्रमण में क्या हो जाएगा, जब कोई ग्रह किसी दूसरे पिंड जैसे सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। जब कोई ग्रह किसी दूसरे पिंड जैसे सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये क्या होता है, इसे कहा जाता है परिक्रमण।
और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है। कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे। फिर दूसरे जो साल में क्या होगा? 365 दिन 6 घंटे, तो 6 6 12 घंटे। और हर चौथे साल ये जो 6 घंटे हैं 4 साल बाद 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वह वर्ष 366 दिन का हो जाएगा। और वह वर्ष क्या हो जाएगा? लीप वर्ष कहलाता है, या फिर इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष। ठीक है। और अधिवर्ष में जो फरवरी होती है वह 29 दिन की होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम परिक्रमण के कारण क्या क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, है ना। तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है? तो ऋतुओं का बनना, क्या? ऋतुओं का बनना, वर्ष का निर्माण। और इसे याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक भी दी गई है, क्या? परि प्लस भ्रमण, यानी परिभ्रमण जो होता है अपने चारों ओर घूमना, ठीक। और परिक्रमण, यानी परिक्रमण क्या होता है? किसी और के चारों ओर घूमना, ठीक है, परिक्रमा करना, कहते हैं ना परिक्रमण। तो हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो 24 घंटे में। इसी घूर्णन से दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? आपसे पूछा जा सकता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सब्सक्राइब करके यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो कितना अक्ष झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या? पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा यानी कक्षीय तल के लंबों पर, यानी कि लंब पर पूरी तरह सीधा ना होकर 23.5 अंश झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं, दिन रात की अवधि बदलती रहती है और अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणें अलग कोण पर पड़ती हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? तो जल, वायुमंडल और उचित तापमान के कारण ये तीनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसे जल। तो जल की उपलब्धता, तो पृथ्वी पर तरल अवस्था में जल पाया जाता है जो जीवन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। वायुमंडल की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं और यह हानिकारक सूर्य किरणों से रक्षा करता है। इसको थोड़ा सा अब क्लियर हो गया। वायुमंडल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं और यह हानिकारक सूर्य किरणों से रक्षा करता है। और उपयुक्त तापमान की बात करें तो क्या होगा? तो सूर्य से उचित दूरी होने के कारण न बहुत अधिक गर्मी है और न अत्यधिक ठंड, और इन्हीं कारणों से पृथ्वी को जीवों का ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा, ठीक है। व्याख्या की बात करें तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा है, किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सहायक होता है और रात में प्रकाश देता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। क्लियर। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो ज्वार भाटा क्यों आता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कब और क्यों। ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के किसी भाग के सबसे पास होता है तब वहाँ ज्वार यानी पानी का उठना आता है, और जब चंद्रमा से दूर वाला भाग होता है तो वहाँ भाटा यानी पानी का गिरना आता है। सामान्यतः एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। क्लियर। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा सबसे अधिक महाज्वार होता है, क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। कब? पूर्णिमा और अमावस्या को।
इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भूपरपटी इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्रस्ट को कह के। अगर हम बात करें तो इसी पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। भूपरपट्टी की बात करें तो किससे बनी होती है? तो भूपरपट्टी मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। भूपरपट्टी जो है मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें सिलिकेट खनिज जैसे सिलिका, SiO2 और एल्यूमिना होता है। लौह एवं मैग्नीशियम यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, यह परत महाद्वीपीय और महासागरीय दो प्रकार की होती है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बटी है? तो 3 भागों में है, भूपरपटी, मेंटल और कोर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है मुख्य 3 भागों में बटी है। जैसे पहली जो है भूपरपटी, इसे क्रस्ट बोला जाता है। यह सबसे बाहरी परत ठोस चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेंटल की। तो जो दूसरी चट्टान है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेंटल कहा जाता है। भूपरपट्टी और कोर के बीच की मोटी परत ज़्यादातर सिलिकेट चट्टानों की बनी होती है और आंशिक रूप से ठोस और तरल जैसी लवणीय अवस्था में। ठीक है, आगे बात करते हैं कोर की। तो पृथ्वी का केंद्र होता है मुख्य रूप से लौह और निकेल से बना। इसे भीतरी कोर ठोस और बाहरी कोर तरल में बांटा गया है। अब इसकी व्याख्या के रूप में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये परतें पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक गुणों के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे भूपरपट्टी पर जीवन संभव है। दूसरा, मेंटल में संवहन धाराएं भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनती हैं। कोर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक के पेज चंद्रा स्टडी पॉइंट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। आगे हम देखते हैं पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो कोर है ना, कोर यानी जो बीच का सबसे भाग होता है। हमने अभी आपको बताया था क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में बांटी गई परतों को, तो ये चीज़ें याद रखना। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों के नाम भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे क्या? एशिया सबसे क्या है, पहले क्या है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 हो गए। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखना आप। आगे हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। महासागरों के नाम की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है पूछा जा सकता है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। भारतीय महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन हो जाएगा। और दक्षिणी महासागर साउथर्न या ओशियनिक ओशियन हो जाएगा। उसके बाद आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, जिसमें से सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्कटिक महासागर हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या महासागर पृथ्वी के जल भाग का मुख्य हिस्सा है और यह जलवायु, मौसम, समुद्री जीवन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, अभी हमने बात की थी। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है। और इसकी विशेषता और अगर व्याख्या की बात करें तो क्या होगा? ऊंचाई क्या है? लगभग 8,848.86 मीटर।
ठीक है। यहाँ पर फुट में भी दिया गया है, फुट को भी देख लेंगे, 29,031.7 फीट। और स्थान की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, और यह पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। और पर्वत की ऊंचाई हर साल थोड़ी बढ़ती रहती है क्योंकि भूगर्भीय प्लेटों की हलचल इसे ऊपर धकेलती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बढ़ती है या घटती है, तो ये भी याद रखना। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ ताकि अगर आपसे कोई भी प्रश्न पृथ्वी से संबंधित पूछा जाए तो वो आपसे छूटे नहीं। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। क्या? मेरियाना गर्त। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। और इसकी विशेषता और व्याख्या की बात करें तो स्थान क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं किसके? मेरियाना गर्त से संबंधित। तो गहराई कितनी दी गई है? तो लगभग 10,994 मीटर यानी 11 किलोमीटर। और यह पृथ्वी की सतह का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। इतनी गहराई में दबाव बहुत अधिक होता है और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। मेरियाना गर्त को अक्सर पृथ्वी का अंतिम अज्ञात स्थान भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा क्या है? तो पृथ्वी को उत्तर दक्षिण में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। इसकी विशेषता और व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, जैसे यह भूमध्य रेखा पर भूमध्यवर्ती अक्षांश 0 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रेखा के पास तापमान अधिक और मौसम गर्म होता है। इस रेखा के पास तापमान अधिक और मौसम गर्म होता है। अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है क्या होगा? भूमध्य रेखा पृथ्वी की परिधि के सबसे बड़े वृत्त के रूप में होती है। और अगर सरल शब्दों में कहें तो यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। आगे बात कर लेते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो 181। कितनी? 181। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस बोला जाता है, इनको इंग्लिश में होती हैं। व्याख्या की बात करें तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं। और आगे देख लेते हैं, ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को बांटती हैं। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को बांटती हैं। कौन? अक्षांश रेखाएं। क्लियर? आगे बात करते हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या होंगी? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक। राशि चक्र रेखाएं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको ध्यान से देखेंगे, 23.5 अंश नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ध्रुवीय रेखाएं आर्कटिक सर्कल, तो 66.5 क्या हो जाएगा? 66.5 नॉर्थ हो जाएगा ये भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में क्या होगा? 23.5 अंश सॉरी यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न 23.5 अंश साउथ, ठीक है। और ध्रुवीय रेखाओं की बात करें तो आर्कटिक सर्कल में 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, एन नॉर्थ, और एस जो होता है वो साउथ हो जाएगा, साउथ, ठीक है, साउथ, क्लियर। नॉर्थ साउथ, क्लियर। उत्तर और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पर समाप्त होते हैं, 90 डिग्री पर समाप्त होते हैं। इस प्रकार कुल 90 उत्तर 90 दक्षिण प्लस भूमध्य रेखा 181 रेखाएं बनती हैं। क्लियर हो गई पूरी? यानी 90 उत्तर की और 90 दक्षिण की, तो 90 90 180 और भूमध्य रेखा को मिलाकर 181। क्लियर? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा।
देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो 360। कितनी? 360। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। लैंगिट्यूड बोला जाता है इनको, लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोलते हैं इनको। देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलती हैं और भूमध्य रेखा के समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटती हैं। प्रमुख देशांतर रेखा की बात करें तो ग्रीनविच मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं 0 डिग्री, और प्रत्येक रेखा 1 डिग्री अंतराल पर रहती है, यानी होती है। कुल 360 डिग्री देशांतर बनते हैं, इसलिए पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। क्लियर हो गया? 21 की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो ग्रीनविच रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यानी ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़िएगा। यह रेखा लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसके पूर्व और पश्चिम 180 डिग्री तक देशांतर मापे जाते हैं। इसका उपयोग समय निर्धारण, ग्रीनविच मीन टाइम GMT और भूगोल में दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 22वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे इसमें जल और स्थल दोनों शामिल हैं। लगभग 71% क्षेत्रफल जल, जिसमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें हैं, इनसे ढका हुआ है, और शेष 29% क्षेत्रफल स्थल, जिसमें महाद्वीप, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान है। इस प्रकार पृथ्वी को जल और स्थल का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 71%। ठीक है, 71%। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत लगभग कितना है? 71%। पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागर और समुद्र से ढका है। ठीक है, शेष 29% भूमि है, जिस पर महाद्वीप, पर्वत, मैदान और मानव जीवन स्थित है। जल में महासागर सबसे अधिक, फिर नदियाँ, झीलें, बर्फ और भूमिगत जल शामिल है। क्लियर? इस कारण पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जल में महासागर सबसे अधिक, फिर नदियाँ, झीलें, बर्फ और भूमिगत जल होते हैं, और इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से। पृथ्वी पर स्थल का कितना प्रतिशत, यानी जो पृथ्वी पर जो जमीन है, स्थल का प्रतिशत कितना है? तो 29%। अभी हमने आपको ऊपर बताया है, पृथ्वी पर स्थल भूमि का प्रतिशत लगभग 29 है। पृथ्वी का बाकी 71% भाग जल से ढका हुआ है, और इसी कारण से क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इस 29% भूमि में महाद्वीप, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान और मानव बसावट शामिल है। भूमि का यह हिस्सा पृथ्वी पर जीवन और खेती के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घनत्व इसकी अंतरतम परतों, यानी कोर, मेंटल और भूपर्पटी के पदार्थों के आधार पर मापा गया है। 3 परतें, इनको ध्यान रखना पृथ्वी की। कोर में भारी तत्व जैसे लौह और निकिल अधिक हैं, इसलिए पृथ्वी का घनत्व पानी यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और चट्टानों यानी 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से अधिक है। यह घनत्व पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और भूगर्भीय संरचना को प्रभावित करता है।
आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की वायुमंडल पर कितनी परतों में, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में बटा है, पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में बटा है, तो कुल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। पृथ्वी का वायुमंडल 5 मुख्य परतों में बटा है। चलिए उन 5 परतों के बारे में जान लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, उनकी परतें और उनकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। यहाँ सभी मौसम की घटनाएं होती हैं, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल में यहाँ सभी मौसम की घटनाएं होती हैं और इसकी जो ऊंचाई है लगभग कितना है, 12 किलोमीटर। समताप मंडल की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर है, यहाँ ओजोन परत मौजूद है जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 12 से 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मेसोस्फीयर हो जाता है, तीसरे नंबर पर मेसोस्फीयर। समताप मंडल के ऊपर है, उल्काओं का अधिकांश भाग यहाँ जलकर खत्म हो जाता है और ऊंचाई की बात करें तो 50 से 85 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या है, थर्मोस्फीयर। क्या, थर्मोस्फीयर बहुत गर्म परत, तापमान कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा सकता है और ध्रुवीय रोशनी यहाँ दिखाई देती है। और ऊंचाई की बात करें तो 85 से 600 किलोमीटर तक। और उसके बाद क्या आता है, क्षोभा मंडल, इसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है, एक्सोस्फीयर भी कहते हैं इसको। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, यहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। ऊंचाई की बात करें तो 600 किलोमीटर से ऊपर। क्लियर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे वायुमंडल जीवन के लिए जरूरी गैसें प्रदान करता है और पृथ्वी को सुरक्षा, जलवायु और तापमान संतुलन में मदद करता है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है, अगला प्रश्न है, तो क्षोभ मंडल। क्या, क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर व्याख्या के रूप में देखेंगे, यह पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक होती है। दूरी यहाँ पे हो जाएगी 0 से कितना, 12 किलोमीटर। और यहाँ सभी मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, हवा, बादल। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें मौजूद हैं जो सभी जीवों के लिए आवश्यक हैं। क्लियर हो गया। इसी परत के कारण जीवन और कृषि संभव है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। क्या, अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था समताप मंडल में। क्या, समताप मंडल में, और इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। कई बार स्ट्रेटोस्फीयर लिखकर ही पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी परत पाई जाती है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ओजोन परत इसमें पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती हैं। इसके बिना त्वचा कैंसर, आँखों की समस्या और पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है। पृथ्वी का जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण बनता है, तो कोर में तरल लोहा के कारण। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल और लौह और निकिल के प्रवाह के कारण बनता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जो पृथ्वी का जो कोर है यानी जो अंदर वाले भाग है, क्योंकि 3 परतें हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी का जो कोर है, मुख्य भाग है, मुख्य रूप से लौह और निकिल से बना है। किससे, इसे निफे भी कहा जाता है ना, फेरस और आयरन से बना। निफे Ni निकिल और Fe यानी लोहा, आयरन, इससे बना होता है। इसको निफे भी कहा जाता है। कई कई जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। सियाल, सीमा और निफे बोला जाता है इसको। सियाल का मतलब क्या होता है, Si सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद आता है सियाल सीमा, जिसमें
क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, उसके बाद निफे जिसमें आयरन और मैग्नीशियम हो जाता है, इसमें निकिल, सॉरी, लोहा और निकिल हो जाता है। बाहरी कोर में ये धातुएं तरल अवस्था में हैं और लगातार घूमती रहती हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इन तरल धातुओं के घूमने और गुरुत्वाकर्षण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक विकिरणों से बचाने और नेविगेशन, कंपास में दिशा निर्धारण करने के लिए उपयोगी है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान कितना है, तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है? लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का जो तापमान है सूर्य की दूरी, वायुमंडलीय परतें और जलमंडल पर निर्भर करता है, और यह औसत तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है क्योंकि ना तो यह अत्यधिक गर्मी है और ना ही अत्यधिक ठंड। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 और जलवाष्प तापमान को संतुलित रखती हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका से संबंधित कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान क्या है? अंटार्कटिका। और यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है। क्या है? यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है। यहाँ का न्यूनतम तापमान लगभग -89, कितना? -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अत्यधिक ठंड के कारण यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह बर्फ और हिम से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण मानव बसावट और जीवन सीमित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं जो होती हैं क्यों बनती हैं? तो अक्ष के झुकाव और परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण। अभी एक प्रश्न हमने और भी पहले भी ये बताया था, उसमें भी ये पूछा गया था। तो ऋतुएं क्यों बदलती हैं, ऋतुएं क्यों आती हैं, तो क्यों होती हैं? तो पृथ्वी का जो झुकाव है उसके कारण। कितना झुकाव है? तो 23.5 डिग्री। और सूर्य की परिक्रमा के कारण बनती है। ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, याद रखना ये चीज़। परिक्रमा और परिभ्रमण है ना, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना। अभी हमने आपको बताया था। परिक्रमा क्या होती है? जब सूर्य की परिक्रमा की जाती है, यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो वो परिक्रमण उसे कहा जाता है। अगर अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें पूरे साल समान कोण से नहीं पड़ती। अगला प्रश्न, अगला यानी पॉइंट। जब पृथ्वी का कोई गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, वहाँ गर्मी की ऋतु होती है। जब वही गोलार्ध सूर्य से दूर होता है तो वहाँ सर्दी होती है। इस तरह पूरे वर्ष में पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गर्मी, वर्षा और सर्दी की ऋतुएं आती रहती हैं। अगर बात करें आगे, तो अक्ष का झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ऋतुओं के परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण आता है? तुमने अभी आपको बताया, चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण, यानी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन सा होता? तो 21 जून अभी आया था, हमने पोस्ट भी की थी फेसबुक पेज पे, चंद्रा स्टडी पॉइंट के फेसबुक पेज पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है, इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखते रहेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। माफ़ कीजिएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का जो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी समर सोलिस्टिक होती है। इस दिन की अवधि, यानी इस दिन की जो अवधि होती है सबसे लंबी और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून के आसपास सूर्य की किरणें
उत्तर ध्रुव की ओर अत्यधिक सीधा यानी सीधा पड़ती हैं, इसलिए दिन लंबा होता है। ठीक है, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो उसका उल्टा कितना? 22 दिसंबर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति और उत्तर गोलार्ध में शीतकालीन, देखिए इसमें ग्रीष्मकालीन संक्रांति और उत्तर गोलार्ध में क्या होता है? शीतकालीन संक्रांति। ठीक है, तो इस दिन उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है कि किस दिन कहाँ पे रात लंबी होती है और कब कहाँ दिन छोटा होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। देखिए जो उत्तर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। 21 जून पृथ्वी का सबसे जो लंबा दिन होता है कब होता है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून। ठीक है, ये 21 जून को उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। तो इस दिन अवधि जो होती है सबसे लंबी और रात सबसे छोटी हो जाती है। 21 जून के आसपास सूर्य की जो किरणें हैं उत्तर ध्रुव की ओर सीधा पड़ती है, इसलिए दिन लंबा होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। कब? 21 जून को। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो रात लंबी होती, दिन छोटा होता है 21 जून को। और उत्तरी ध्रुव, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर हो गया ना? आगे बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। अगर यहाँ पे बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति और उत्तर गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है। इस दिन उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। सूर्य की किरणें उत्तर गोलार्ध पर तिरछी कम कोण पर पड़ती हैं, इसलिए दिन की अवधि कम होती है। यहाँ पर गौर करिएगा नोट में। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है और इस कारण ये होता है। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका ठंडा मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया। एशिया पर यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है। अगर विशेषता की बात करें तो एशिया में लगभग 60% से अधिक विश्व जनसंख्या यानी विश्व की जो जनसंख्या रहती है। बड़े और जनसंख्या वाले देश जैसे चीन और भारत भी इसी में है। किसमें? एशिया में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत किस में है? तो भारत जो है किस महाद्वीप में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एशिया में है। ठीक, आगे बात करते हैं। एशिया में जनसंख्या अधिक होने के कारण भूगोल, जलवायु, संसाधन और सामाजिक विविधता भी बहुत है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। पृथ्वी का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। अगर इसकी बात करें तो विशेषताओं और व्याख्या की तो जो क्षेत्रफल है लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्थान की बात करें तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है और यह द्वीप महाद्वीप के मुकाबले छोटा दिख सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लौह। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। ठीक, पृथ्वी की आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी की जो कोर है हमने आपको बताई थी भूपर्पटिक, और हमने 3 परतें आपको बताई थी, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। याद रखना, पृथ्वी की जो कोर है इसकी मुख्य रूप से लौह एवं निकिल से बनी है। भूपर्पटी क्रस्ट की अगर बात करें तो इसमें सिलिकेट चट्टानों के रूप में लौह पाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। जो लौह है, आगे बात करें इसमें, लोहा जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऑक्सीजन एवं सिलिका
भूपर्पटी में अधिक है, लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से कोर में लौह प्रमुख है, इसलिए इसे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो माना जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो रूस है। क्या? रूस। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश रूस है और इसकी अगर बात करें तो क्षेत्रफल लगभग कितना है? 17 लाख और 10 इसमें ये पूरा हो जाएगा। अगर हम इसको देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 17 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए क्लियर कर दिया है। कितना? 17 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर। स्थान की बात करें तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और इसमें विभिन्न जलवायु, पर्वत, नदियाँ और जंगल शामिल हैं। यह देश पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों दिशाओं में विस्तृत है। और अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? तो टिटिकाका झील है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वह झील टिटिकाका झील है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो जो स्थान है वो आंधीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है और ऊंचाई जो है लगभग 3,812 मीटर समुद्र तल से ऊपर है और यह झील उच्चतम नौकायन योग्य झील भी मानी जाती है। और टिटियाका झील का पानी मीठा है और यह क्षेत्र स्थानीय संस्कृति और जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो पृथ्वी की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, स्थान दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी तट के साथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी इसके संबंध कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे लंबाई की बात करें तो लगभग 7,000 किलोमीटर है और एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के रॉकीज और दक्षिण अमेरिका के एंडीज तक फैली हुई है। यह श्रृंखला भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मैदान कौन है? तो यूरेशियन मैदान है और पृथ्वी का सबसे बड़ा मैदान यूरेशियन मैदान है। इसमें अगर स्थान की बात करें तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। लगभग कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान बहुत समतल और विस्तृत है जिस पर नदियाँ, कृषि भूमि और मानव बसावट फैली हुई है। यूरेशियन मैदान को महान समतल भूमि भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा? तो प्रशांत अग्निवलय है और पृथ्वी का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर है और इसकी विशेषता की बात करें तो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। इसमें लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है और इसमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और अमेरिका के पश्चिमी तट शामिल हैं। इसमें नोट में ये चीज़ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह प्रशांत महासागर के चारों ओर गोलाकार रूप में फैला हुआ है, रिंग के रूप में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है कौन है? मौसिनराम भारत में है। पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय के चेरापूंजी में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। इसकी विशेषताएं कुछ हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे वार्षिक औसत जो वर्षा है लगभग कितना है? 11,777 मिलीमीटर और भारत के मेघालय राज्य में पूर्वी घाट के पास। और यहाँ वर्षा का मुख्य कारण जो है मौसम में मानसूनी हवाएं और पहाड़ी ढाल है। और इसमें आगे बात कर लेते हैं। चेरापूंजी को अक्सर वर्षा की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मौसिनराम भी वर्षा के मामले में बहुत प्रसिद्ध है और कभी कभी चेरापूंजी को भी पीछे छोड़ देता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणीय समुद्र कौन सा? तो मृत सागर। पृथ्वी का सबसे अधिक लवणीय समुद्र जो है मरुस्थलीय मृत सागर, डेड सी कहा जाता है इसको। इसकी विशेषता की बात करें तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। कहाँ पर है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसकी अगर हम बात करें लवणीयता की तो लगभग 33% तक सामान्य समुद्र की तुलना में बहुत अधिक है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अत्यधिक लवणीयता के कारण
इसमें ज़्यादा जीव नहीं रह सकते, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। यहाँ पानी में लोग आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि लवणीयता अधिक होने के कारण पानी में तैरने की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरबन डेल्टा। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और स्थान की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। और यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है और यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, यह डेल्टा कृषि, मछली पकड़ने और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका अधिकांश भाग जल से ढका है, हमने इसके पहले भी आपको बताया है। तो आगे बात करते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो लगभग भाग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसकी व्याख्या कुछ में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महासागर, समुद्र, झीलें और नदियाँ, समुद्र यानी नदियाँ पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जल का नीला रंग पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। जल ही जीवन का मुख्य स्रोत है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जल की अधिकतम और नीला दृश्य होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और अंत में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पृथ्वी से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने अभी आपको बताए हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इतना पढ़ लेंगे तो आपके बहुत कुछ उम्मीद करिए कि क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकते कि नहीं सारे प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ उम्मीद करिए कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा चंद्रा स्टडी पॉइंट को, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। धन्यवाद।